हाँ जी, देखिए इसमें भी हम देख लेते हैं। हम अभी किसकी जानना है हमको? भरत एरावत क्षेत्र के म्लेच्छ खंडों और विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों का। तो 5 भरत 5 एरावत इन 10 क्षेत्रों संबंधी विजयार्ध पर्वत की दक्षिण उत्तर दोनों श्रेणियों 50 म्लेच्छ खंडों में अवसर्पणी के चौथे काल की आदि से लेकर अंत पर्यंत क्रमशः हानि रूप व्यवस्था होती है। इसके बाद उत्सर्पणी के तीसरे काल की आदि से लेकर अंत पर्यंत क्रमशः वृद्धि रूप अवस्था होती है। शेष अन्य काल नहीं होते। छहो काल रूप परिवर्तन मात्र इनके आर्यखंड में होता है। ठीक है, आगे समझ में? विमलेश जी, दीदी। क्या हाँ दीदी। समझ देखो में तो आया? दीदी आ गया। एक, दो, हाँ दीदी मेरे को बताइए। ये समझ में आया। हाँ। मेरे को समझ में दीदी आया कि आर्य खंड में तो होता है छह काल में परिवर्तन। हाँ। और मलेच्छ खंड में और विजयात पर्वत की इन कालों में चतुर्थ काल से लेकर, जैसे अब अपसृपनी काल चल रहा है ना दीदी, इसमें चौथे काल से लेकर इसी तरह परिवर्तन होएगा आखिर से छठे तक। और उत्सर्पणी काल में तीसरे काल से लेकर तीसरा काल जो आएगा उसमें तीसरे चौथे पांचवें छठे में उत्सर्पणी बढ़ता हुआ होगा, उसमें फिर परिवर्तन होएगा दीदी छह काल का। तो कौन से ये आएंगे समझ में आया दीदी। उत्तरपणी में? कौन कौन से काल आएंगे फिर? उस उत्सर्पणी में आएंगे दीदी। सबसे पहले आएगा दीदी, तीसरा आएगा दुष्मा सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर सुषमा, फिर सुषमा सुषमा उत्सर्पणी नहीं, में। हाँ तीसरा कौन दीदी। सा आएगा? तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा दीदी आएगा दुष्मा सुषमा। हाँ, फिर उसके बाद? हाँ अब सुषमा, सुषमा दुष्मा, फिर सुषमा, फिर सुषमा सुषमा। दीदी उसमें बढ़ता हम्म। हुआ है ना उत्सर्पणी काल में, और अपसर्पणी काल में घटता हुआ है। तो हम्म। अब दुखमा चल रहा है, उससे पहले था हमारा दुखमा सुषमा। हाँ, वो फिर वापस है दुखमा ना। दुखमा ही आएगा लास्ट में। हाँ हाँ उत्तरपणी में दुखमा दुखमा आएगा। पर तीसरे काल से हाँ आरंभ होगा, ऐसा है यहाँ हाँ पर। हाँ। ठीक है। हाँ मंजू जी, क्या समझ में आया आपको? आ गया क्या? दीदी। दीदी हमने आ तो गया दीदी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि काल फिर उसमें तीन तीन ना होके एक सात हो बढ़ रहे। रहा है। हाँ। हाँ, सात हो जा रहे हैं ये लग रहा है। हाँ, इसमें है ना, अवसर्पणी काल में तो तीन कालों में होएगा। तो हाँ, है ना, उस ये तो समय चौथे में काल से तो लेके चार चौथे हो रहे। पांचवें छठे में। और हाँ, उत्सर्पणी में ये चार हो चार हो जा जाएंगे। रहे। हाँ, पर ये हाँ, पूछना तीसरा पड़ेगा। चौथा पांचवा छठा। नहीं ठीक है। दीदी ऐसे ही है। सात होंगे, 7 काल। हाँ 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 दीदी, काल का हिसाब है ना दीदी। ये काल का हिसाब है ना, देखो। अब हमारे चौथे काल में हुए हैं सब तीर्थंकर। और उत्सर्पणी काल में तीसरे काल में ही हो जाएंगे, मतलब चढ़ते हुए में। हाँ जिसमें वो से तो है। काल परिवर्तन होगा उसमें ही तीर्थंकर होंगे। तो उसके बाद परिवर्तन होता रहेगा हाँ, मलेच्छ पर ये खंडों में। सात कैसे होंगे ये समझना है। चलो किसी और से सात, पूछेंगे। तीन तो अवसर्पणी के हो गए दीदी। तीन तो हाँ, पर अवसर्पणी काल सात के हो गए। सात है कि 6 है ये कंफर्म करना पड़ेगा आपने, है ना? और ग्रंथों में भी सात देख के कहती और हूँ, फिर हाँ करना हाँ पड़ेगा। दीदी कर लेंगे। कंफर्म करेंगे दीदी। हाँ। वैसे ऐसा ही होना चाहिए दीदी वैसे। तीन हाँ, और चार। लिखा तो ऐसा ही है, देखते हैं और क्या है। हाँ हाँ चलिए, तो दीदी। अब ये अपन किस किस में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। अः अब अपन ने जो देव कुरु और उत्तर कुरु देखे थे, जो जम्बू द्वीप का नक्शा ध्यान में आ रहा हो या सामने रखा हो आपके, तो उसमें से आप देखो। देव कुरु और उत्तर कुरु विदेश क्षेत्र के साइड साइड में मिल जाएंगे आपको, देव कुरु और उत्तर कुरु। उसमें प्रथम काल जैसी व्यवस्था रहती है हमेशा, मतलब उत्तम भोग भूमि रहता है देवकुरु में और उत्तर कुरु में। फिर उसके बाद वाले जो क्षेत्र हैं, हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र, इसमें दूसरे काल जैसी व्यवस्था है, मध्यम भोग भूमि जैसी। देखो उसमें चित्र में भी शायद लिखा हुआ होगा ये। मिल गए आपको देव कुरु और उत्तर कुरु? ये जो पिंक से कलर में दिए हुए हैं वो देव कुरु और उत्तर कुरु। इन दोनों में पहले काल मतलब उत्कृष्ट भोग भूमि जैसी व्यवस्था है। उत्तम भोग भूमि का है, उत्कृष्ट भोग भूमि का है।
फिर हरि और रम्य क्षेत्र, हाँ ये जो दीदी। विदेह क्षेत्र के पास वाले जो क्षेत्र हैं, हरि और रम्य क्षेत्र, हाँ जी। इसमें मध्यम मध्यम भोग भूमि, मतलब दूसरा काल, दूसरे हाँ जी। काल जैसी व्यवस्था है। हमेशा ऐसा एक जैसा ही काल रहता है यहाँ पर। हाँ फिर जी। इसके बाद हेमवत और हिरण्यवत में तीसरे काल जैसी व्यवस्था है। ये जघन्य भोग भूमि, तो यहाँ पर तीसरे काल जैसी व्यवस्था है। विदेह क्षेत्र में चौथे काल की के प्रारंभ जैसी व्यवस्था है, हाँ विदेह जी। क्षेत्र में। हाँ जी। मिल गया ना विदेह क्षेत्र सबको। फिर इसके हाँ बाद दीदी। कुभोग भूमि अंतर द्विपज में तीसरा काल, तीसरे काल जैसी व्यवस्था है। अभी इसके इसके बारे में और आने वाला है, अभी आप इतना सुन लीजिए। मानुषोत्तर पर्वत से स्वयंप्रभ पर्वत तक असंख्यात द्वीप एवं समुद्र हैं। ये तो हमने देखा था ना, मानुषोत्तर पर्वत, उसके आगे से भी जो असंख्यात द्वीप समुद्र है वहां तक तीसरा काल जैसी व्यवस्था है, सब दूर तीसरे काल जैसी व्यवस्था है, मतलब जघन्य भोग भूमि। और फिर जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके पहले वाला जो द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप, उसमें, और स्वयंभू रमण समुद्र, और उसके बाद चार कोने जो बच रहे हैं, उन सब में पांचवें काल जैसा पांचवें काल जैसी व्यवस्था है। मतलब पांचवा काल रहता है वहां पर। किसमें किसमें? स्वयंभू रमण द्वीप में, स्वयंभू रमण समुद्र में, और बाकी के चार कोनों में। ठीक है। देवगति में कौन सा काल रहता है? तो वहां पर पहले काल जैसा समय रहता है हमेशा, मतलब उत्कृष्ट भोग भोग भूमि जैसा। नरक गति में हमेशा छठे काल जैसी व्यवस्था रहती है, दुखमा दुखमा ऐसा काल रहता है, छठे काल जैसा। ये सब है ना अवसर्पणी के हिसाब से वाला बता रहे हैं यहाँ पर। दीदी ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में है दीदी ये? एक मिनट। हाँ, ये ना इसमें भी है, कल्पना बेन का जो है वो बड़ा अच्छा ग्रंथ, उसमें भी है तत्वार सूत्र, कल्पना बेन वाला, छावड़ा जी वाले में भी है ना, उसमें आप देखना। ठीक है दीदी। चलिए, भरत एरावत के पांच म्लेच्छ खंड और विद्याधरों की श्रेणी में तो अपन ने देख ही लिया। चौथे काल से के आदि से लगाकर उसी के अंत तक हानि वृद्धि होती है। अब इस पर आ जाइए अपन। भरत एरावत क्षेत्र के मनुष्यों की आयु तथा ऊंचाई, है ना, जो भरत और एरावत क्षेत्र है उसमें जो मनुष्य हैं उनकी कितनी आयु होती है और कितनी ऊंचाई होती है, ये सब इसमें बताया है। पहले काल में 3 पल्ले की आयु होती है, 3 पल्ले से लेकर 2 पल्ले तक की आयु होती है पहले काल में। दूसरे काल में 2 पल्ले से लेकर 1 पल्ले तक की आयु होती है। और तीसरे काल में 1 पल्ले से लेकर 1 पूर्व कोटि तक की आयु होती है। मतलब इसमें प्रारंभ और अंत दिया है, तो ऐसा लगा सकते हैं हम, मतलब शुरू शुरू में तो 2 2 पल्ले की, अभी जैसे पांचवा काल है तो इसमें शुरू में बहुत सारी आयु रहती थी, 125 साल तक की आयु थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। ऐसे हर काल में भी स्टार्टिंग में अलग आयु रहती है और लास्ट तक कम होती जाती है। तो स्टार्टिंग पहले काल की हुई 2 पल्ले से और 1 पल्ले तक पहुंच गई, और दूसरे काल की हुई 2 पल्ले से और 1 पल्ले तक पहुंच गई। नहीं सॉरी, पहले काल में 3 से स्टार्ट हुई, 2 पर पहुंच गई, दूसरे काल में 2 से स्टार्ट हुई, 1 पर पहुंच गई, और तीसरे काल में 1 से स्टार्ट हुई और 1 कोटि पूर्व तक पहुंच गई। ठीक है, अब ये तीनों ही कालों में भोग भूमि रहती है।
सुषमा 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 और सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा। ये तीनों ही काल में भोग भूमि रहती है। भोग भूमि मतलब क्या? कि जहां पर कल्प वृक्ष आदि पाए जाते हैं। पहले तो भोग भूमि का अर्थ समझ लो। भोग भूमि और कर्म भूमि में क्या अंतर है, तो ये भी अपन समझ लेते हैं। देखो, जब हमने नक्शा समझा था ना वो पूरा, ढाई द्वीप का, तो उसमें हमने क्या समझा था? जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर घातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, और फिर पुष्करार्ध। उस ये ऐसा मिलके ये ढाई पुष्कर। द्वीप हो गए, है ना? तो ये ढाई द्वीप थे। इन ढाई द्वीप में कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों रहती है। तो कितनी कर्म भूमियां होती है और कितनी भोग भूमियां होती है? अच्छा, ये ढाई द्वीप में कौन बताएगा कि भरत क्षेत्र एक है या दो है? भरत क्षेत्र कितने हैं ढाई द्वीप में? भरत क्षेत्र कितने होते हैं? चलिए मंजू जी बोले। एक्चुअली क्या है ना कि पूछना सबसे चाहती हूं मैं, लेकिन हैंड रेज नहीं होते हैं। और जिनके हैंड रेज नहीं हुए उनसे भी पूछ सकती हूँ, लेकिन समय बहुत चला जाता है उस, इसलिए जिसका हैंड रेज हुआ है दीदी, उसी से पूछ लेती हूँ। हाँ बोलिए। दीदी पूजा में हम लोग 5 भरत 5 एरावत पढ़ते हैं, तो मुझे लग रहा है 5 भरत और 5 एरावत अच्छा, तो ढाई द्वीप में अब होते मैंने जो नक्शा देखा था उसमें दिखे थे क्या आपको 5 भरत और 5 एरावत? हैं। नहीं, नक्शे में तो नहीं दिख रहे हैं। हम्म। एक एक मिनट में कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। चलो, उत्तर सही है आपका। 5 भरत और 5 एरावत होते हैं। किस तरह से होते हैं वो मैं आपको कल मैप दिखा के और फिर उसमें बताऊंगी, है ना? अभी तो मैप दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। उसमें आपको स्पष्ट दिखाई देंगे कि 5 भरत और 5 इरावत कैसे हुए। अगर आपको ओरली समझना है तो अभी समझ सकते हैं। जम्बू द्वीप में एक भरत और एक एरावत है ना? जो थाली के आकार का जम्बू द्वीप देखा था हमने, उसमें दक्षिण में तो भरत और उत्तर में एरावत था क्षेत्र। अब उसके बाद के जो द्वीप और समुद्र हैं, उनकी रचना उनसे डबल डबल है, जम्बू द्वीप से डबल डबल है। तो जम्बू द्वीप में एक क्षेत्र में भरत और एरावत है। तो उसके बाद का जो दूसरा क्षेत्र आया घातकी खंड, उसमें दो भरत और दो एरावत है। तो क्योंकि उसकी आधी जो इधर वाली रचना है वो जब पूरे एक जम्बू द्वीप जितनी है, और इधर वाली जो रचना है वो भी पूरे एक जम्बू द्वीप जैसी है, सेम। तो इसमें इसमें एक भरत इधर, एक एरावत इधर, फिर एक भरत इधर, एक एरावत इधर, ऐसा। तो चार हो गए। ऐसे कैसे? पुष्करार्ध में भी है। तो पुष्करार्ध में भी दो दो हैं। तो दो वहां के पुष्करवर द्वीप के, दो घातकी खंड के, और एक जम्बू द्वीप का। इस तरह से मिलकर 5 भरत और 5 एरावत होते हैं। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कल चित्र में आप देख के समझना उसको। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे थे? हम्म। अब कर्म भूमि और भोग भूमि में क्या अंतर है? तो 5 भरत और 5 एरावत, और विदेह क्षेत्र भी 5 है। तो उन सबके 5 5 5, इस तरह से 15। ये 15 भूमियां कर्म भूमियां होती है, और 30 भोग भूमियां होती है। तो हेमवत हिरण्यवत ये जघन्य भोग भूमि है। फिर हरि और रम्य क्षेत्र ये मध्यम भोग भूमि है, और देवकुरु और उत्तर कुरु उत्कृष्ट भोग भूमि है। तो कुल मिलाकर ये 30 भोग भूमि हो गई और 15 कर्म भूमि हो गई। अब आप लोग थोड़ा सा पढ़कर आएंगे तो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। मैप भी अच्छी तरह से देख कर आना आप लोग, और थोड़ा पढ़कर आना। अन्य अन्य ग्रंथों में से भी पढ़ना, इसमें से भी पढ़ना, है ना? और पिछले का जितना भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज करके आना, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। और जिसके पास जो भी दूसरा ग्रंथ हो उसमें से भी आप पढ़ के आ सकते हैं ना। अभी तो समय हो गया है हमारा। कल ये कर्म भूमि और भोग भूमि में क्या अंतर है? कर्म भूमि में तो कल्प वृक्ष आदि होते हैं, भोग भूमि में हंसी मसी कृषि ये सब होते हैं। ये सब बातें हम कल समझेंगे। और काल के बारे में जो और बात और रह गई अधूरी वो भी हम कल समझेंगे।
हाँ, अभी 1 मिनट का समय है हमारे पास, 1-2 मिनट का। जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कोई चिदायतन पंचकल्याणक में आए थे? वो हैंड रेस कीजिए। संगीता जी आए थे। अच्छा, सुलेखा जी, संगीता जी, हाँ ये तो मिले भी थे, समता भाभी भी मिले थे। हाँ, संगीता जी, जी चिदायतन दीदी। मंदिर में गए थे क्या आप? हाँ जी, गए थे। हाँ, तो जो अभी हमारा प्रकरण चल रहा है उससे संबंधित कुछ हम्म। दिखाई दिया था आपको वहां पर? दीदी बहुत भीड़ हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, दर्शन करे वापस आ गए। इतना ध्यान से देखा नहीं कुछ भी। पर गुरु जी के वो प्रतिमा बनी थी और ओम का निशान लिखा हुआ था उनके हाथ का बना हुआ। बस, और बहुत भीड़ थी, मतलब निकलना भी बहुत भारी पड़ रहा था। अच्छा, आप तो ज्यादा ध्यान से कुछ नहीं देखा। अंतिम दिन पे अंदर थे? गए थे। हाँ, हाँ, शुद्धि हो रही थी तब मैं गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। चलो, बहुत ही अच्छे जोरदार पंच कल्याणक हुए हैं चिदायतन में। और मंदिर भी बहुत सुंदर बना है, आप लोग कभी भी मौका लगे तो अवश्य देखने जाइए चिदायतन का मंदिर। और वहां पर एक विशेष बात थी, वो मैं कल ही बताऊंगी आपको। मैं उसका चित्र भी आप लोगों के लिए खींच कर लेकर आई हूँ, फोटो भी लेकर आई हूँ उसका। तो मैं कल आपको बताऊंगी उसके बारे में। चलिए संगीता जी, एक जिनवाणी स्तुति सुनाइए आप जल्दी से। दीदी भजन छोटा सा बोल देती हूँ। हाँ। करो कल्याण आत्म का, भरोसा है न एक पल का। करो कल्याण आत्म का, भरोसा है न एक पल का। इकाया कांच की शीशी, इकाया कांच की शीशी। फूल मत देख कर इसको, चिनक में टूट जाएगी, चिनक में फूट जाएगी। कि जैसे बुदबुदा जल का, करो कल्याण आत्म का। भरोसा है न एक पल का, करो कल्याण आत्म का। ईंधन दौलत मका मंदिर, जिसे तू अपना कहता है। ईंधन दौलत मका मंदिर, जिसे तू अपना कहता है। कभी हरगिज न तेरे हैं, कभी हरगिज न तेरे हैं, कभी हरगिज न तेरे हैं। भूल गए थोड़ा सा। कोई बात नहीं। यहीं पर छूट जाएंगे। चलो, अलग ही था कुछ। चलो ठीक। करो जय कल्याण आत्म का, भरोसा है एक पल का, करो कल्याण आत्म का। भरोसा है ना एक पल का। जय जय। बहुत बढ़िया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, वाणी बोलिए जिनवाणी माता की, माता की जय। महान जैन धर्म की जय, जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। ओ जय जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, जय सभी को जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय सभी जिनेन्द्र। को जय जिनेंद्र।